हेलो। तिवारी जी नमस्कार। आवाज़ जा रही है? मित्रों, आप सबको नमस्कार। आज रश्मि प्रकाशन के पेज से लाइव हो रहा हूँ। आज अपनी कुछ चुनी हुई कविताओं का मैं पाठ करूँगा। मेरे दो कविता संग्रह हैं, अब भी और सामने से मेरे। ये दोनों संग्रह रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुए हैं। मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ूं इसके पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी भास्कर चौधरी भी दिख रहे हैं। भास्कर हिंदी के एक अच्छे युवा कवि हैं, उभरते हुए, और इन्होंने देश के कई कवियों का बहुत सुंदर पाठ करते हैं, तो वो भी आ चुके हैं। आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को मैं नमस्कार करता हूँ अपनी इस लाइव में। और अपने काव्य पाठ के पहले एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 30-35 साल से कविताएं लिख रहा हूँ, और अभी मेरे कुल 2 ही संग्रह छपे हैं। निरुत्पल जी नमस्कार। तो उन्हीं दोनों संकलनों से कुछ चुनी हुई कविताओं का पाठ करूँगा, और कुछ इधर की कविताएं भी एक आध पढ़ूँगा आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैं अपने पहले संकलन से, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था और जिसका न्यू एडिशन दूसरा रश्मि प्रकाशन से पिछले साल आया है, तो उससे कुछ चुनी हुई कविताएं पढ़ूंगा। और फिर जो दूसरा संग्रह आया सामने से मेरे 2017 में, उसका भी दूसरा एडिशन आ गया है। तो अब मैं बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी कविताओं को आप सबके सामने रख रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि इस फेसबुक लाइव में मैं अपनी लंबी कविताओं को न रखूं। जो मेरी छोटी कविताएं हैं दोनों संग्रहों से, उनको ही मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप सबके सामने जो मैं पहली कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो अवधि से है, और इस कविता का शीर्षक है आसान नहीं। छोटी कविता है और बहुत पहले की लिखी हुई है। अन्याय के रास्ते पर चलना आसान है। अन्याय के रास्ते पर चलना आसान है। आसान है बेईमान, धूर्त। हाँ, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी तो बीच में बाधित हुआ। अब फिर से दिक्कत दूर हुई है। तो मैं अपनी कविता जो पहली आप लोगों को सुना रहा हूँ वो है आसान नहीं। अन्याय के रास्ते पर चलना आसान है। आसान है बेईमान, धूर्त और मक्कार बनना। बोलना झूठ बात बात पर, गिरवी रख देना ईमान, दबा देना आत्मा की आवाज़। रिश्ते तोड़ लेना आसान है। रिश्ते तोड़ लेना आसान है। आसान है युद्ध, रक्तपात, हिंसा, घृणा की खड़ी करना दीवार। मगर ज़िंदगी आसान रास्तों पर चलने का नाम नहीं है।
मगर ज़िंदगी आसान रास्तों पर चलने का नाम नहीं है। इसी तरह से एक कविता है हमारी 1991-92 की, और इस संग्रह की पहली कविता है यकीन के साथ। 91 के बाद का दौर जो था वो काफ़ी एक तरह से बदलाव का वर्ष रहा है। बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए। तो उन दिनों जो हम लोग कविता लिख रहे थे 91-92 के बाद, उसी दौर की कविताएं हैं। तो दूसरी कविता है यकीन के साथ। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं? क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं यह आपकी ही कलम है? यह आपका चश्मा आपका ही है कि आपके ही हैं ये जूते? नहीं, नहीं कह सकते ना पूरे यकीन के साथ। ये आपका ही घर है कि है ये आपका ही गांव कि अंचल ये आपका ही? कितना अजीब है यह समय, कितना घाल मेल चीज़ों का। कितना अजीब है यह समय, कितना घाल मेल चीज़ों का। आप यह भी नहीं कह सकते, आप यह भी नहीं कह सकते यही है, हाँ यही है मेरा देश। सचमुच सचमुच आप यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते फिलहाल। इसी तरह से एक और कविता है यकीन को लेकर के हैं, और इसका शीर्षक है कितना यकीन। ये भी उसी दौर की कविता है 91 के बाद की। कितना पुख्ता यकीन है विचारक का, कितना पुख्ता यकीन है विचारक का कि एक न एक दिन अंत होना ही है आतताई का। कि जलेगी ही उसकी सोने की लंका धू धू कर। कितना पुख्ता यकीन है कवि का कि एक न एक दिन सबकी जुबान पर होगी उसकी कविता। कितना कितना पुख्ता यकीन है कलम का, वह जब भी लिखेगी सच ही लिखेगी। कितना पुख्ता यकीन है एक माँ का कि उसकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा उसका बेटा। कितना कितना पुख्ता यकीन है उस स्त्री का कि एक न एक दिन अवश्य ही फूटेगा पाप का घड़ा, जो बढ़ते बढ़ते थोड़ा ही रह गया है छोटा पृथ्वी से। कितना कितना पुख्ता यकीन है प्रेमी का कि उसे छोड़कर भागेगी नहीं उसकी प्रेमिका। कितना कितना पुख्ता यकीन है सब्जी काटने वाले चाकू का, जो मौका पाते ही चीर देगा कलेजा पापी का। कहो कहो नागरिकों, कहो कहो नागरिकों, कितना पुख्ता यकीन है लोकतंत्र में अपने मत का। किस बार चुन ही लोगे अच्छा नेता कि बनेगी ही एक अच्छी सरकार। कहो कितना पुख्ता यकीन है लोकतंत्र में अपने मत का। इस बार चुन ही लोगे अच्छा नेता कि बनेगी ही एक अच्छी सरकार। इसी तरह से एक छोटी सी कविता है अगली कविता, किसने बुनी कमजोर चादर। किसने किसने बुनी, किसने किसने बुनी इतनी कमजोर चादर कि पार नहीं लगा इस साल का जाड़ा भी। किसने किसने बुनी इतनी कमजोर चादर कि पार नहीं लगा इस साल का जाड़ा भी। किसने किसने डाली इतनी कमजोर कि जल्द ही धसकने लगा मकान। किसने किसने पैदा किया इतना भय, किसने किसने पैदा किया इतना भय कि मैं जुटा नहीं पाया साहस वाजिब विरोध का भी। किसने किसने हर ली मेरी आँखों की ज्योत, किसने किसने हर ली मेरी आँखों की ज्योत
कि गिरा में जाकर सीधे अंधकूप में। इसी तरह से एक उसी दौर की कविता है, अगली कविता, कोई नहीं है गोलकीपर भी। जब 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो सहसा और सोवियत रूस का विघटन हुआ, तो ऐसा लगा कि दुनिया यूनिपोलर हो गई है, एक ध्रुवीय हो गई है। तो उस दौर की कविता है 1991 की, जिसका शीर्षक है कोई नहीं है गोलकीपर भी। मैदान के एक छोर पर खड़ा है एक ही खिलाड़ी फुटबॉल का। मैदान के एक छोर पर खड़ा है एक ही खिलाड़ी फुटबॉल का, दूसरे छोर पर दिखता है वही, अरे वो तो दिखता है पूरे मैदान पर, हर ओर हर कहीं, अकेले ही उछाल रहा है गेंद को आसमान में, लगातार मार रहा है गोल पर गोल, कोई नहीं है गोलकीपर भी। मैदान के एक छोर पर खड़ा है एक ही खिलाड़ी फुटबॉल का, दूसरे छोर पर दिखता है वो ही, अरे वो तो दिखता है पूरे मैदान पर, हर ओर हर कहीं, अकेले ही उछाल रहा है गेंद को आसमान में, लगातार मार रहा है गोल पर गोल, कोई नहीं है गोलकीपर भी। यह कितना अद्भुत मैच है, यह कितना अद्भुत मैच है फुटबॉल का, खेला जा रहा जो सदी के अंत में, बिना किसी प्रतिद्वंदी टीम के, मनाई जा रही खुशियां जीत की, फहराई जा रही है पताका विजय की। विजय सिंह जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप इसमें लाइव में कविताएं सुन रहे हैं। मेरी अगली कविता है वे ही बताएंगे। अब वे ही बताएंगे हमारी पसंद के बारे में, नहीं देंगे ज़रा सा भी अवसर ताकि हम सोच सकें अपनी पसंद के बारे में। अब वे ही बताएंगे हमारी पसंद के बारे में, नहीं देंगे ज़रा सा भी अवसर ताकि हम सोच सकें अपनी पसंद के बारे में। वे घुल मिल जाएंगे हमारी आदतों में, छा जाएंगे हमारी दिनचर्या पर। अब यह भी वे ही बताएंगे कि हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी होगा नमक, या फिर किस वक्त कौन सा सुर अलापेंगे हम, नाचेंगे किस ताल पर। वे हर वक्त मंडराते रहेंगे हमारी एक एक ज़रूरतों पर, रखेंगे वे अपनी निगाह। ऐसे ही उसी दौर की एक कविता है 1991 के बाद की, हत्यारे। हत्यारे। किसी शोक सभा की पहली कतार में दिखते हैं हत्यारे, किसी शोक सभा की पहली कतार में दिखते हैं हत्यारे, किसी प्रार्थना में होते हैं शामिल सबसे ज़्यादा। अब उनकी पीठ पर गोदाम नहीं होता बारूद का, हाथों में लपलपाती नहीं तलवारें, दिन ब दिन कठिन होती जा रही है उनकी पहचान। वे अब अगले दरवाजे से होते हैं दाखिल दोस्त की तरह हमारे आंगन में। अब वे अगले दरवाजे से होते हैं दाखिल दोस्त की तरह हमारे आंगन में। हमें पता तक नहीं कि वे बैठे हैं छिपकर स्कूली बच्चों की पीठ पर लदे बस्तों में, किसानों के खेतों की हराइयों में पड़े खाद में, बीज में, रोगियों की दवाओं में, मीठे पानी के सोत वाले कुएं में। अब वे फुदकने लगे हैं हर वक्त हमारी जिंदगी में गौरैये की शक्ल में। भरे बाजार में दिखते हैं हत्यारे नायक की तरह, भरे बाजार में दिखते हैं हत्यारे नायक की तरह। हत्यारों को प्राप्त है आशीर्वाद शरीफों का। इंदु जी को नमस्कार, रविन्द्रनाथ राय जी को नमस्कार, हमारे अग्रज हैं और आरा में रह के हम लोगों ने कविता और कहानी के बारे में, साहित्य के बारे में इनसे बहुत कुछ सीखा है। और राय जी
प्रगतिशील आंदोलन के बिहार में एक स्तंभ हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। पंखुरी सिन्हा जी को नमस्कार करता हूँ। पुराने संग्रह से ही अब भी से एक दो कविताएं और पढ़ना चाहता हूँ। एक कविता है, यह कैसा समय है यारो, तेजी से मिटता जा रहा फर्क असली नकली का, तेजी से मिटता जा रहा फर्क असली नकली का, खोटे सिक्कों से पटा पड़ा है बाजार। यह कैसा समय है यारो, तेजी से मिटता जा रहा है फर्क असली नकली का, खोटे सिक्कों से पटा पड़ा है बाजार। छल भरी मुद्राओं और मुहावरों से ढकी पड़ी है भाषा। यह कैसा समय है कवियों, कविता में दिखते हैं सिर्फ शब्द ही शब्द, बिंबों और प्रतीकों के बीच गायब है अर्थ। यह कैसा समय है विचारकों, जब सबसे ज़्यादा फालतू माना जाने लगा है विचार। यह कैसा समय है नेताओं, देश की संसद में मिट रहा फर्क पक्ष विपक्ष का, सबकी जुबान पर है तराशी हुई एक चमकदार भाषा। यह कैसा समय है नागरिकों, आज़ादी की 62वीं सालगिरह पर संसद के भीतर चल रहे विशेष सत्र में देश का एक खूंखार नेता सबसे ज़्यादा करता है इस्तेमाल लोकतंत्र के मुहावरों का अपनी भाषा में। एक और कविता उसी दौर की है, 91-92 के आसपास की, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद मैं सामने से मेरे से कुछ चुनी हुई कविताओं का पाठ करूँगा, जो संग्रह मेरा 2017 में आया, उसका दूसरा संस्करण 2019 में आया। तो एक कविता है, कातिल संस्कृति, छोटी सी कविता है। कितनी थकान भरी है आँखों में, कितनी थकान भरी है आँखों में, कितना परेशान हूँ मैं अपनी ही दिनचर्या से। क्या ये दिन नहीं है मेरे संगीत सुनने के, क्या ये दिन नहीं है मेरे संगीत सुनने के, क्या ये दिन नहीं है मेरे कविता पढ़ने के। पता नहीं किस दौड़ में शामिल हूँ, अब छोड़ेगी नहीं किसी को ये हत्यारी राजनीति। लाशों पर चलकर पहुँचा है उसका रथ सत्ता के गलियारे में। कितनी मोहक अदा है उसकी, कितनी दिल फरेब मुस्कान जो दिखता है शिखर पर। कितनी मोहक अदा है उसकी, कितनी दिल फरेब मुस्कान जो दिखता है शिखर पर। किस किस पर आरोप लगाऊं, किस किस पर करूं एतबार, जब रच ही रहे हों एक नायाब संस्कृति कातिल हैं। इस संग्रह से एक आखिरी कविता, काश वह बेटा होती। एमए पास उस औरत की फाइल में कुछ भी नहीं रखा है तरतीब से। एमए पास उस औरत की फाइल में कुछ भी नहीं रखा है तरतीब से, जैसे उसकी याददाश्त। मूल प्रमाण पत्रों की जर्जर हालत, इस उम्र में भी वह कर रही है भाग दौड़ नौकरी के लिए। मर्द घर में डराता धमकाता है, बाहर की दुनिया का कर रखा है पैदा आतंक। मानो बाहर दफ्तरों में लोग नहीं, बाघ भालू शेर या रीछ काम करते हों, चौक चौराहों पर इकट्ठे खड़े हों, आसमान में उड़ रहे हों गिद्धों के झुंड। अथाह ऊर्जा से भरी औरत चाहती है मुक्ति, सिर्फ रोटी बेलन चूल्हा चौकी की सीमित दुनिया से। घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर नथनों और फेफड़ों में भरना चाहती है भरपूर ऑक्सीजन। वह ससुराल में आने के बाद भी मरती है मायके के लिए। बनना चाहती है माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी, काश वह बेटा होती। उसका पति पूरे मन से नहीं करता सहयोग, उसकी फाइल को कर देना चाहता है गुम, जिसमें बसती है
उसकी जान, जिसमें बसती है उसकी जान। और एक और कविता उसी दौर की, पुराने दौर की है, आखिरी कविता अब भी से, हाफ स्वेटर। यह सफ़ेद धारियों वाला कत्थई रंग का हाफ स्वेटर, यह सफ़ेद धारियों वाला कत्थई रंग का हाफ स्वेटर मुझे मिला था चाचा से, जिसे खरीदा था उन्होंने टाटा के गोलमुरी बाजार से। मैं काट चुका हूँ इसी के सहारे कई कई जाड़े, कई बार तो हुआ है यह गुम भी। एक बार गर्मियों में साफ करते हुए घर का कूड़ा कचरा फेंक दिया था इसे भी घूरे पर मेरे भैया ने, कि अचानक पड़ी मेरी नज़र और उठा कर रखा मैंने झाड़ पोंछ कर टीन वाले बक्से में। यह हाफ स्वेटर मेरी कमजोरी है, यह हाफ स्वेटर मेरी कमजोरी है, इससे चिपकी है मेरी आत्मा। जैसे मैं करता हूँ प्यार, जैसे मैं करता हूँ प्यार अपनी पुरानी कलम से, जिसे ख़ास तौर पर कविता लिखने के लिए मेरे एक सहपाठी ने दिया था। जैसे मैं बचाए हुए हूँ अपना पुराना मफलर कॉलेज के दिनों का, यह हाफ स्वेटर भी है। इस हाफ स्वेटर को कहना अलविदा कितना मुश्किल, जबकि एक न एक दिन होना ही है इसे तार तार। जैसे जैसे होती जाती हैं चीज़ें पुरानी, बढ़ता ही जाता है उनसे अपनापे का घनत्व। जैसे जैसे होती जाती हैं चीज़ें पुरानी, बढ़ता ही जाता है उनसे अपनापे का घनत्व। एक छाता है, एक कंबल है बाबा का दिया हुआ, एक छोटा चाकू भी है मेरे पास, ईया का खरीदा हुआ ददरी मेले से। मैं बाजार की दुकानों में पढ़कर एक स्टिकर कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, होता हूँ बेहद आहत। इस तरह एक जो मेरा पुराना संकलन है, नीरज भाई को नमस्कार। अब मैं अभी के बाद सामने से मेरे से कुछ कविताएं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक इसमें सबसे छोटी कविता है 6 पंक्तियों की, जिसे अभी हाल ही में आरा में फेसबुक लाइव में सुधीर सुमन ने पढ़ के सुनाया था। उसको मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ दोबारा। वो कविता है जिसका शीर्षक है मनुष्य लीला। हम बार बार उजड़ते हैं, हम बार बार उजड़ते हैं, तो बसने की कहानियाँ भी दोहराते हैं बार बार। हम बार बार उजड़ते हैं, तो बसने की कहानियाँ भी दोहराते हैं बार बार। ये और कुछ नहीं, बस लीला है मनुष्य की अपरंपार। यह और कुछ नहीं, बस लीला है मनुष्य की अपरंपार। इसी तरह से एक छोटी सी कविता है, न हो सामना घटाओ से। मैंने प्यार किया है तो घृणा कौन झेलेगा। मैंने प्यार किया है तो घृणा कौन झेलेगा। चुने खूबसूरत फूल मैंने तो उलझेगा गमछा किसका कांटों से। बनाए अगर मित्र मैंने तो शत्रु कहाँ जाएंगे। बनाए अगर मित्र मैंने तो शत्रु कहाँ जाएंगे। सुख ने सींचा है मुझे तो तोड़ा है बार बार दुख ने। मेरे जीवन में शामिल है सोहर, मेरे जीवन में शामिल है सोहर, तो मरसिया भी। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा कि जोड़ता चला जाऊं न हो सामना घटाव से। लिया है जन्म तो कैसा डर मृत्यु से। इसी तरह से सामने से मेरे से एक कविता है, क्या उसी तरह। जब निर्भया कांड हुआ था तो ये कविता मैंने लिखी थी, आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या उसी तरह,
जिस तरह रोता है कोई बूढ़ा पिता अपने एकांत में कठिन दिनों को झेलते हुए, जिस तरह रोता है कोई बूढ़ा पिता अपने एकांत में कठिन दिनों को झेलते हुए, क्या उसी तरह रोता होगा परम पिता भी कठिन दिनों में? जिस तरह रोता है कोई बूढ़ा पिता अपने एकांत में कठिन दिनों को झेलते हुए, क्या उसी तरह रोता होगा परम पिता भी कठिन दिनों में? जिस तरह तलब लगती है थकान के बाद चाय या बीड़ी की, एक रिक्शामान को, एक गाड़ीवान को, एक हलवाहे को, गिट्टी तोड़ने वाले एक मजदूर को, कविता लिखने वाले हिंदी कवि मुक्तिबोध या मनमोहन को, क्या उसी तरह लगती होगी तलब बीड़ी या चाय की परम पिता को भी? जिस तरह अपने शिशु का चूमती है माथा अपनी पूरी उष्मा होठों पर लाकर एक माँ, उसी उष्मा से चूम पाएगा कभी किसी शिशु का माथा परम पिता भी? क्या परम पिता का भी होता होगा दिल? क्या परम पिता का भी होता होगा दिल निर्भया के पिता की तरह? ऐसे ही एक कविता है, लुढ़कना और उठना। देश का रुपया लुढ़कता जा रहा है, देश का रुपया लुढ़कता जा रहा, लुढ़क रहा शेयर बाजार का सूचकांक, लुढ़कते जा रहे नेता संत लुढ़क रहे, लुढ़कते जा रहे जीवन के नैतिक मान मूल्य, लुढ़कते जा रहे हमारी भाषाओं के ज़्यादातर कवि और शायर, लुढ़कते जा रहे ज़्यादातर पत्रकार। ऊपर उठ रहा डॉलर, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही महंगाई, सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रहा भ्रष्टाचार, सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रहा भ्रष्टाचार, बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रहे आंकड़े आत्महत्या कर रहे किसानों के, बढ़ रही संख्या बलात्कारियों की, लालच और लिप्साएं छू रही शिखर, लालच और लिप्साएं छू रही शिखर, लुढ़कने और उठने की इन खबरों के बीच पिस रहा आम आदमी, हिल रही बुनियाद हमारे लोकतंत्र की। एक छोटी सी कविता है, हमारा मसीहा नहीं कोई। नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी या कोई और, हमारा मसीहा नहीं कोई भी इस विपदा में। नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी या कोई और, हमारा मसीहा नहीं कोई भी इस विपदा में। सब के सब मोहरे हैं बदलते वक्त की सियासत के, सब के सब मोहरे हैं बदलते वक्त की सियासत के। अब और कितना छला जा सकता है हमें, अब और कितना छला जा सकता है हमें। इसी तरह से एक कविता है, हम इस कदर थे अनुशासित कि कायर थे, हम इस कदर थे अनुशासित कि कायर थे। हम रोज घोखते थे सुबह शाम कई कई पाठ सच्चाई के, इस तरह दबाव में कि होने लगी थी पैदा उनसे ऊब। पैसा कमाने की चाहत ने ज़्यादा छीन ली थी हमारी आज़ादी। प्यार वार की फिल्में देख देख कर हम करने लगे थे हिंसा और बलात्कार। देश देश की रट लगाते हम लगभग रख चुके थे गिरवी अपनी देशभक्ति देसी विदेशी पूंजी के हाथों। हम अब भी इतना कुछ के बाद भी बचाए हुए थे अपना यकीन अच्छे दिनों के लिए। हम अब भी इतना कुछ के बाद भी बचाए हुए थे अपना यकीन अच्छे दिन के लिए, और करते थे दिन रात एतबार आँख मूंदकर बहुरूपियों पर। सामने से मेरे संकलन में जो
सामने से मेरे कविता है, मैं उसका पाठ कर रहा हूँ। छोटी सी कविता है। मेरे सामने पार करते दिखा चौराहा एक घायल सांड। मेरे सामने पार करते दिखा चौराहा एक घायल सांड। उसका दाहिना पैर जंघे के पास था, लहूलुहान बुरी तरह से। उसने बमुश्किल पार किया चौराहा। कुछ देर के लिए रुके रहे वाहन हर तरफ से। कुछ देर बाद वहाँ से गुजरी एक गाय, आटा भरा पॉलीथिन मुंह में लटकाए। सरकारी अध्यादेश की उड़ाते हुए धज्जियाँ। उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे। उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे। एक नन्हे अंतराल के बाद दिख जाता एक झुंड सुअरों का, थूथन उठाए गुस्से में। एक दो भिखारी टाइप दिखे बूढ़े भी, जिनमें शेष थी उम्मीद अभी जीवन की। ठेले पर केले थे बिकने को तैयार। सड़क धोई जा रही थी नगर पालिका की पानी वाली गाड़ी से। पहला दिन था चैत्र नवरात्र का। आखिर में निकला जुलूस माँ के भक्तों का। आखिर में निकला जुलूस माँ के भक्तों का। होकर चौराहे से गाता भजन, लगाता नारे, पट्टियाँ बांधे माथे पर, जय माता की। इस तरह से एक छोटी सी कविता है, देखा है। अनिल गौतम जी को नमस्कार। राम शंकर त्रिपाठी जी को नमस्कार। सुशील चौधरी जी को नमस्कार। छोटी सी कविता है। देखा है मकतूल बनते कातिल को। देखा है मकतूल बनते कातिल को, रंक बनते राजा को, माटी में मिलते महल को, लुट जाते लुटेरे को, रोते चीखते अत्याचारी को, हाथ पसारे दाता को, चिथड़े चिथड़े होते हिटलर को, शासन की बंदूक को भी देखा है टूटते होते जख्मी। रात को देखा है सहसा बदलते सुबह में। इसी तरह से एक छोटी सी कविता है, कालिख। माँ रोज माजती, माँ रोज माजती चिकनी राख और पानी से शाम को शीशा। माँ रोज माजती चिकनी राख और पानी से शाम को शीशा लालटेन का। रात भर जलती लालटेन। हम सुबह उठते सोकर देखते कि जम गई है कालिख फिर लालटेन के शीशे में। हम सुबह उठते सोकर देखते कि जम गई है कालिख फिर लालटेन के शीशे में। न माँ रुकी कभी, न कालिख ही थमी कभी। न माँ रुकी कभी, न कालिख ही थमी कभी। इसी तरह से एक छोटी सी कविता है, आलोचना का एक कोना। बचा ही रहता है एक अदद कोना, आलोचना का सदा। बचा ही रहता है एक अदद कोना, आलोचना का सदा। अपने बेहद करीबी रिश्तों के बीच भी बचा ही रहता है एक अदद कोना, आलोचना का सदा। अपने बेहद करीबी रिश्तों के बीच भी होना इस कोने का गवाही है हमारी जिंदा दिली का। हजार बातों के बाद भी रहती है बची थोड़ी सी बात, जो करती है पैदा उम्मीद अगली मुलाकात के लिए। जैसे हम लिखते थे पहले, चाहे जितनी भी चिट्ठियाँ, पर हर अगली चिट्ठी में रह जाता था वहीं एक अधूरा वाक्य कि शेष फिर कभी। इसी तरह से एक कविता है, सरल होना कठिन। सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डॉन के आगे बिछ जाना नहीं। सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डॉन के आगे बिछ जाना नहीं। सरल होना अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देना नहीं। सरल होना गंदे नाले या गटर के पानी के साथ बहना नहीं। सरल होना अगर धूर्त होने की छूट नहीं देता तो बेवकूफ़ भी नहीं बनने देता।
सरल होना मानवीय होना है कुछ ज़्यादा। सरल होना उतना ही कठिन है जितना खींचना सरल रेखा। सरल होना उतना ही कठिन है जितना खींचना कोई सरल रेखा। सरलता ओढ़ी नहीं जाती, सरलता ओढ़ी नहीं जाती जैसे महानता। और एक और कविता है छोटी सी, चाटुकारिता। चाटुकार कब नहीं थे? चाटुकार कब नहीं थे? कब नहीं रही कला चाटुकारिता की? इस कला में खास मायने रखती है क्रिया चाटने की। चाटुकार चाट डालते हैं अपने आकाओं के नख से लेकर शिख तक, तलुए से लेकर दिमाग तक। इस कला में होती है बहुलता अतिशयोक्ति की, छद्म प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की। अगर मारे कोई चूहा तो कहना पड़ता है उसे शिकारी बब्बर शेर का। अगर मारे कोई चूहा तो कहना पड़ता है उसे शिकारी बब्बर शेर का। रक्तपाई को रक्तदाता, और कहना पड़ता है अन्नदाता उसे ही जो दाबे बैठा है अन्न सबके हिस्से का पीढ़ियों से। इसी तरह से एक कविता है, हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें। किस तरह किसानों के साथ छल होता है हमारे देश में। छोटी सी कविता है, हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें। पुरानी बात है, हम कवच कुंडल के साथ ही उतरवा लेते हैं वक्ष की त्वचा भी। पुरानी बात है, हम कवच कुंडल के साथ ही उतरवा लेते हैं वक्ष की त्वचा भी। कभी आवश्यक हुआ तो मांग लेते हैं देह की समूची हड्डियां अवसर आने पर। अपने सुरक्षित वर्तमान और भविष्य के लिए हत्या भी जायज़ है हमारे लिए किसी निर्दोष की। अपने सुरक्षित वर्तमान और भविष्य के लिए हत्या भी जायज़ है हमारे लिए किसी निर्दोष की। हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें, हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें, और तुम आत्महत्या के लिए होगे विवश। हमें गर्व है, हमें गर्व है अपनी पुरानी बात पर। अगर सीखना है तो सीखे कोई हमसे, अगर सीखना है तो सीखे कोई हमसे गर्व करना। इसी तरह से कविता है मैं और तुम, छोटी सी कविता है। तुम मुझे वोट दो, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें देशभक्ति का प्रमाण पत्र दूंगा। तुम मुझसे सहमत रहो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें देशभक्ति का प्रमाण पत्र दूंगा। तुम मुझसे सहमत रहो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी पीठ पर अपना हाथ रख दूंगा। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी पीठ पर अपना हाथ रख दूंगा। तुम लिखना बंद कर दो, तुम लिखना बंद कर दो, मैं तुम्हें पुरस्कृत कर दूंगा। तुम सोचना बंद कर दो, मैं तुम्हें देवता बना लूँगा। तुम गऊ बन जाओ, तुम गऊ बन जाओ, मैं तुम्हें माता बना लूँगा। दो तीन कविताएं और हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमने सन 2015-16 में एक कविता की श्रृंखला लिखी थी राजा जी को लेकर के। तो उनसे दो तीन कविताएं मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं जो सामने से मेरे में संकलित हैं। उन्हीं में जो पहली कविता है राजा जी श्रृंखला की, उसमें कविता है राजा जी की दो आँखें। राजा जी की दो ही आँखें थीं, राजा जी की दो ही आँखें थीं, दोनों थीं बेहद खूबसूरत। वे हमेशा चाहती निहारना सुंदर दृश्य, तलाशती रहती सुंदर शिकार। गंदी और गरीब बस्तियों से गुजरते हुए राजा जी अपनी आँखें मूंद लेते थे। उनका कलेजा कमज़ोर था,
उनसे देखी नहीं जाती थी, और गरीबी की गंदगी, उनको खतरा था हार्ट अटैक का। उनकी इस दशा पर प्रजा डूब जाती थी करुण रस में। राजा जी को स्वच्छता थी पसंद, राजा जी को स्वच्छता थी पसंद, और प्रजा को आता था मजा गंदगी में ही। वह नियतिवादी थे, उसे टूटी फूटी सड़कों या अन्य बुनियादी सुविधाओं के न होने का कोई मलाल नहीं था। राजकाज कठिन था बेहद इस दौर में, राजकाज कठिन था बेहद इस दौर में, आंखों के रहते अक्सर हो जाती थी। सो राजा जी ने पट्टी बंधवा ली अपनी खूबसूरत आंखों पर, हमेशा हमेशा के लिए। राजा जी दयालु थे, उनसे नाइंसाफ़ी देखी नहीं जाती थी। ऐसे ही एक छोटी सी कविता है, राजा जी की नाक। राजा जी की एक ही नाक थी, राजा जी की एक ही नाक थी, और नाक बेहद लंबी थी। राजा जी के राज में उठ खड़ा होता था बात बात पर नाक का सवाल। कई बार तो हो जाते थे दंगे फसाद, कई बार तो आए अवसर ऐसे भी कि कट गई नाक राजा जी की, पर जैसे ही कटती एक ऊग आती दूसरी उतनी ही लंबी, पर जैसे ही कटती एक ऊग आती दूसरी उतनी ही लंबी। प्रजा थी अलमस्त, प्रजा थी अलमस्त, पक्की राजभक्त रीझ उठती फिर नकली नाक पर ही। अब मैं सामने से मेरे से एक आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा डर। नैयर साहब आपको नमस्कार, उमाशंकर पाठक जी आपको भी नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल पांडे जो धनबाद से जुड़े हैं, सबको मेरा नमस्कार, प्यार और स्नेह। एक छोटी कविता है सामने से मेरे से, तुम्हारा डर। एक हाथी जितनी जगह छींकता है, एक हाथी जितनी जगह छींकता है, रास बिहारी चाचा को नमस्कार। एक हाथी जितनी जगह छींकता है उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक हाथी जितनी जगह छींकता है उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक राजा की बड़ी हवेली के नीचे जो ढकी है पृथ्वी, उतनी पृथ्वी पर तो बसाई जा सकती है ज़रूरतमंद इंसानों की एक पूरी बस्ती। तुम इतने बड़े क्यों बने, तुम इतने बड़े क्यों बने कि तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा। तुम इतने बड़े क्यों बने कि तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा। छोटे आदमी का डर होता होगा निश्चय ही छोटा। मित्रों, इन दोनों संकलनों से मैंने कुछ अपनी चुनी हुई कविताओं का पाठ किया। अब मैं आप लोगों के सामने इधर की लिखी कोई साल 2 साल पहले की 2 कविताएं सुनाना चाहूँगा, जो कविताएं अभी किसी संकलन में नहीं हैं, और आगामी तीसरा कविता का जो संकलन आएगा उसमें ये शामिल होंगी। तो ये आखिरी 2 कविताएं जो अब भी और सामने से मेरे में शामिल नहीं हैं, तो उनको भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसमें पहली कविता है, कुछ बातें यूं ही। कुछ बातें रंग और दम पैदा कर देती हैं, कुछ बातें रंग और दम पैदा कर देती हैं कल्पना में भी। मसलन यह सोच कर ही कितना खूबसूरत लगने लगता है अपना समय कि एक मैना की चित्कार से दरक सकता है अभेद्य किला किसी पापी राजा का। एक बुलबुल की आह से जा सकती है गद्दी किसी आतताई महंत की। एक गौरैया का फुदकना बाधित कर सकता है शिकार किसी रक्तपाई शेर का।
एक हंस का नीर क्षीर विवेक भारी पड़ सकता है, किसी हमलावर की एक अक्षौहिणी सेना पर भी एक कबूतर के गुटरगुं से दब जा सकता है क्रूर ठहाका किसी कातिल का। एक सताई हुई स्त्री के रोने से आई भयानक बाढ़ में बह जा सकता है राजपाट समूचा किसी चौपट राजा का। यहाँ तक कि अनीत से भरा कोषागार भी खरपतवार की तरह जल सकता है धू धू कर। और आज के लाइव में जो मेरी आखिरी कविता है, जो साल 2 साल पहले की लिखी हुई है, वो मैं सुना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी कविताओं को लेकर के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो आप रख सकते हैं। अपने वरिष्ठ कवि हिंदी के जो पूरे देश में ख्यात हैं, नंद भारद्वाज जी को मैं नमस्कार करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। वो कविता है हमारी, पूरब के हैं हम, पूरब के हैं हम। अब ये जो कविता मैं सुना रहा हूँ, ये कोरोना काल के पहले की कविता है। और आज तो पूरे देश में कोरोना महामारी के आने के बाद दृश्य बदल गया है। जिस तरह से श्रमिकों का विस्थापन हो रहा है, लोग बड़े शहरों से भाग रहे हैं। ये कविता पहले की है और फिर भी बहुत सारी बातें इस कविता में जो हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ वो आज भी पूरब के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो वो कविता मैं पढ़ रहा हूँ। पूरब के हैं हम, हर पश्चिम का होता है एक पूरब, हर पूरब का होता है एक पश्चिम। हम गहरा ताल्लुक़ रखते हैं अपने पश्चिम से, हम जाकर बस जाते हैं पश्चिम में, वहाँ रोजी रोटी है हमारी, वहाँ रोजी रोटी है हमारी। आज वही रोजी रोटी छिन रही है, लोग उधर से भाग रहे हैं। हम गहरा ताल्लुक़ रखते हैं अपने पश्चिम से, हम जाकर बस जाते हैं पश्चिम में, वहाँ रोजी रोटी है हमारी। हम जीवन भर नहीं बिसरा पाते तमाम सुखों के बाद भी अपना पूरब। जिस दिन मरेगा हमारे भीतर का पूरब, मुर्दा हो जाएंगे हम, जिंदा हैं। कई पीढ़ियों बाद भी पहचान लिए जाते हैं हम, अपनी बोल चाल, भाव भंगिमा, रहन सहन, खान पान के चलते। जब पहचान लिए जाते हैं तो धकिया दिए जाते हैं हम बार बार गिर कर भी पूछ लेते हैं अपनी पीठ की धूल। हम छुपा नहीं पाते अपने भीतर का शूल। हम कुछ रिघा कर बोलते हैं, हम कुछ रिघा कर बोलते हैं, हम कुछ गा कर बोलते हैं। हम बोलते बोलते रो देते हैं, हम रोते रोते हंस देते हैं। हम लड़ झगड़ लेते हैं, हम उधार चुका देते हैं। हम मलाल नहीं पालते हमेशा के लिए। हम भावुक होते हैं ज़्यादा, दूर रहते हैं महीन दांव पेंच से। हमारे चेहरे से ही पढ़ा जा सकता है हमारा दिल, हमारे चेहरे से ही पढ़ा जा सकता है हमारा दिल। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स का कविता पाठ के बाद हम उत्तर लिखेंगे। फिलहाल कविता मैं सुना रहा हूँ। हम भावुक होते हैं ज़्यादा, दूर रहते हैं महीन दांव पेंच से। हमारे चेहरे से ही पढ़ा जा सकता है हमारा दिल, दिल टका रहता है हमारा हमारे चेहरे पर। पूरबी करते हैं यकीन सपाट बयानी में, वे करते हैं खोज सरल मार्ग की। वे पसीना बहाने या रक्त देने में अपना नहीं रहते पीछे कभी। वे अपने हुनर से छा जाते हैं कस्बों से लेकर राजधानियों तक में। पश्चिम जितनी ही करता है घृणा उनसे, वे ज़रूरत बनते जाते हैं उनकी। पश्चिम जितनी ही करता है घृणा उनसे, वे ज़रूरत बनते जाते हैं उनकी। वे न चाहते हुए भी दिख जाते हैं अक्खड़, वे न चाहते हुए भी
बने रहते हैं सीधे, निर्गुण नस नस में बसा है उनके, निर्गुण नस नस में बसा है उनके, उसी में समाया हुआ है उनका पीढ़ियों का दुख, उसी में समाया हुआ है उनका कतरा भर सुख, उनकी मस्ती कतरा भर। तो मित्रों, ये मेरी कुछ चुनी हुई कविताओं का पाठ था, जिसे मैंने अब भी और सामने से मेरे दोनों से ही प्रस्तुत किया। और दो कविताएं ख़ास तौर से हमने वो भी रखी जो संकलनों में नहीं हैं और जो साल डेढ़ साल पहले की हैं। इधर कोरोना काल में भी हमने कुछ कविताएं लिखी थी, लेकिन उन कविताओं का हमारे मित्र कौशल किशोर जी ने अपने फेसबुक लाइव में पाठ किया, तो उनको मैं फ़िलहाल यहाँ रखना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। नंद जी लिख रहे हैं कि वाह, पूरब के कितने गहरे आशय प्रकट होते हैं इस कविता में। तो सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दी, बहुत ही निर्दोष होकर के, ईमानदारी के साथ। आपके प्रति मेरे मन में हमेशा से ही, आपके लेखन के प्रति भी एक आदर और सम्मान का भाव रहा है। राम शंकर त्रिपाठी जी ने भी लिखा है कि भावुक व मार्मिक चित्रा, हृदय स्पर्शी कविता। तो मैं त्रिपाठी जी को भी नमस्कार करता हूँ, नैयर साहब को भी, जो इस लाइव में शुरू से मेरी कविताओं को सुनते रहे, और जो फेसबुक पर मेरे लंबे अरसे से मित्र भी हैं। नैयर साहब ने लिखा है कि ठोस वक्तव्य है इन कविताओं में, इस नए सामाजिक परिवेश के विषय में बहुत सुंदर। वाह वाह नैयर साहब, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पंखुरी जी ने लिखा है कि बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया पंखुरी। अभिमन्यु बलराज जी ने भी नमस्कार किया है। भास्कर चौधरी जी शुरू से ही इस लाइव में मेरे साथ रहे, और भास्कर चौधरी ने मेरी कविताओं की 2-3 वीडियो भी बनाई है, अपने स्वर में, अपनी आवाज़ में मेरी कविताओं का पाठ किया है। तो भास्कर मेरे साथ गहरे जुड़े हुए हैं और बड़ी उनसे आत्मीयता है। कविताओं के, समकालीन कविताओं के वो बड़े ही अच्छे रसिक हैं, और समकालीन कविता को वीडियो के माध्यम से, अपने पाठ के माध्यम से वो लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसको पॉपुलर बना रहे हैं। तो भास्कर का मैं सदैव ही इसके लिए आभारी रहता हूँ। और बंकिम जी काव्य पाठ देख रहे हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। खालिद बिन अफजल साहब को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और इस कविता पाठ के लिए हमें जो आज मौका दिया रश्मि प्रकाशन ने, लखनऊ के रश्मि प्रकाशन ने, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके मालिक स्वामी हरि प्रकाश उपाध्याय खुद भी एक सन 2000 के बाद के नए कवियों में एक अच्छे कवि हैं और उपन्यासकार भी हैं। वो एक मंतव्य नाम की पत्रिका का संपादन भी करते हैं। तो रश्मि प्रकाशन के बारे में मेरा अपना ये मानना भी है कि रश्मि प्रकाशन सिर्फ कारोबार के लिए पब्लिकेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि रश्मि प्रकाशन के लिए प्रकाशन एक आंदोलन की तरह है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे कविता संकलन, कहानी संकलन प्रकाशित किए हैं, बहुत सारे अच्छे उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, व्यंग्य की पुस्तकें, आलोचना की पुस्तकें निरंतर वो संपादित कर रहे हैं, प्रकाशित भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण दलित कवियों का कविता संकलन छापा है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तो मेरा अपना ये मानना है कि रश्मि प्रकाशन एक आंदोलन की तरह है, और उसकी जो मूल भावना है वो कारोबार की नहीं है, व्यवसाय की नहीं है। बहुत सस्ते दाम पर पुस्तकों को प्रकाशित करना और पाठकों तक पहुंचाना उनका ध्येय रहा है। और इतना ही नहीं,
बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जो आज कोरोना महामारी के आने के बाद पूरी दुनिया में लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से फेसबुक लाइव का इस्तेमाल हो रहा है, और वे तमाम कवि जो इस आभासी दुनिया को पसंद नहीं करते थे, जो फेसबुक लाइव नहीं करते थे, जो आज दिख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पहले ये काम, आज से 3 साल पहले रश्मि प्रकाशन ने ये काम शुरू किया था, फेसबुक लाइव का भी, कविता पाठ का भी, पुस्तकों के अंश के वाचन का भी। तो मेरा मानना है कि रश्मि प्रकाशन के हरिप्रकाश उपाध्याय के पास एक दूरदृष्टि है, और बहुत कम समय में उन्होंने एक नया निकष, एक नया मानक खड़ा किया है प्रकाशन की दुनिया में, और लगातार अच्छी अच्छी पुस्तकें छाप रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 अच्छे कविता संकलन आए हैं, दिनकर कुमार का, राजेश झरपुरे का। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद है, और वक्त मैंने बहुत ले लिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ये निरंतर संवाद का सिलसिला चलता रहे, आगे भी चलेगा फेसबुक लाइव के माध्यम से, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब कोरोना में जब लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद हैं, तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हम जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो हम शब्द की सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वो चुप नहीं रह सकते हैं। हम घर में रहेंगे, कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, पूरी देश दुनिया में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसमें हमारी पैनी नज़र होती है। तो हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। हम कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, हम बहसें करेंगे, हम मुद्दों पर बात करेंगे जो सामूहिक मुद्दे हैं। तो जिस तरह से कोरोना के पहले भी सेमिनारों में, संगोष्ठियों में बहसें हुआ करती थी, कविता पाठ हुआ करते थे, कहानी पाठ हुआ करते थे, तो वो सिलसिला हमारा चलेगा, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हमारे भीतर एक जिजीविषा है। हम हमेशा एक सुंदर दुनिया को रचने की कल्पना करते हैं, एक बेहतर दुनिया को रचने की कल्पना करते हैं, और उस दिशा में अग्रसर रहते हैं। तो निरंतर शब्द के माध्यम से और अपने जीवन में संघर्षों के माध्यम से हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं। तो लगातार कविता के माध्यम से भी कविता हमें सजल बनाती है, कविता हमें उर्वर बनाती है, कविता हमें संवेदनशील बनाती है, कविता हमें बेहतर मनुष्य बनाती है, कविता मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, वो मनुष्य और मनुष्य के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता, एक भावनात्मक आधार खड़ा करती है। तो हम सब शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, साहित्य की अन्य विधाओं के माध्यम से लगातार अपने को, अपने जीवन को, अपने आसपास की दुनिया को, समाज को जानने की कोशिश भी करते हैं। हम उसका एक कवि सत्य तक कैसे पहुंच सकता है, वह सत्य को कैसे अन्वेषित कर सकता है, तो कविता के माध्यम से। तो कविता सच्चाइयों से जोड़ती है, कविता हमें सत्य तक पहुंचाती है। कवि भी एक साइंटिस्ट की तरह होता है जो लगातार सत्य का अन्वेषण करता है। कविता हर उस जगह पर पहुंचती है जहाँ शोक है, संताप है, जहाँ जीवन के विविध रंग हैं, वहाँ कविता भी पहुंचती है। तो कविता के बारे में पहले भी हमारे मनीषियों ने, हमारे आलोचकों ने बार बार कहा है कि सृष्टि के आरंभ से ही जब भाषा हमारे सामने आई तो कवि कविता लिखने लगे, और लगातार हमारी भाषाओं में, पूरी दुनिया में कविताओं का लिखना बदस्तूर जारी है। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इस दुनिया में मानव आबादी है, जब तक मनुष्य है, कविता उसके साथ रहेगी। रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि कविता का कभी अंत नहीं होगा।
तो कविता से बहुत कुछ हम सीखते हैं। कविता हमारे भीतर एक गहरा सरोकार पैदा करती है, गहरा कंसर्न पैदा करती है। हम उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों से जुड़ते हैं। वह हमारे अंतःकरण का विस्तार करती है। वह हमारे हृदय का परिष्कार करती है। तो कविता बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि निरंतर आज के दौर में जब हम विवश हैं लॉकडाउन में घर में रहने के लिए, तो कविता लिखी जानी चाहिए, कविताओं का पाठ होना चाहिए। प्रेमचंद जी आए हैं अभी अभी, इनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। अभिमन्यु बलराज जी ने लिखा है कि आप हमेशा से मेरे प्रिय कवि रहे हैं सर, आपके द्वारा आपकी सुंदर कविताओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और एक दो बातें मैं और कविता के बारे में करना चाहता हूँ कि कविता को लेकर के बहुत तरह के खेल भी खेले जाते हैं, लेकिन शुरू से ही मेरा मानना रहा है कि कविता को ऐसा होना चाहिए जो सीधे दिलों में उतर जाए सुनने के बाद। उसमें कवि की भाषा में, कवि के शब्दों में एक तरह की सादगी होनी चाहिए, एक तरह की सरलता होनी चाहिए। अनीता द्विवेदी जी को नमस्कार। तो कवि की भाषा में एक तरह की सादगी होनी चाहिए, एक तरह की सरलता होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। भास्कर जी लिखते हैं कि रश्मि प्रकाशन लखनऊ का हार्दिक आभार। नहीं भास्कर जी, सचमुच रश्मि प्रकाशन एक आंदोलन की तरह है, और वो जिस तरह से नए कवियों को, अच्छे कवियों को ढूंढ करके सामने ला रहा है, पाठकों तक उनकी कविताओं को पहुंचा रहा है, तो ये कोशिश जो है बहुत अच्छी कोशिश है, एक अच्छी पहल है। हम सबको इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह कविता के बारे में मेरे ये कुछ ख्याल हैं। और आप सब कविता पढ़ें, कविता सुनें, कविता से जुड़ने की कोशिश करें। आप सब यहाँ फेसबुक लाइव में आए, हमारी कविताओं को आप सब ने सुना, और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रश्मि प्रकाशन को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।